नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र में हम आदिकाल और भक्तिकाल को कवर कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कवियों को और उनकी रचनाओं को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि भूलि कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शन है देव, चिंतामणि, सोमनाथ, कुलपत मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देव। उन्होंने कहा कि भूलि कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह देव की उक्ति है, देव का कथन है, देव की पंक्तियां हैं। देव जो रसवादी आचार्य थे। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भूलि कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति आचार्य देव की है। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोगा अनुभूति की व्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। दोस्तों, मैं किसी भूमिका को बांधने में अगर समय लूँगी तो एग्ज़ाम बहुत निकट है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रश्नों पे आ गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। भूलि कहत नौ रस कवि सकल मूल श्रृंगार, यह विचार किस रीतकालीन आचार्य का है? तो फिर से वही प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में दिया हुआ है चिंतामणि मिश्र, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपत मिश्र, प्रताप शाही। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं ये आचार्य देव की हैं और देव यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। मतिराम की भाषा क्या है? मतिराम की भाषा क्या है? ऑप्शन ए है बोलचाल की ब्रजभाषा है, साहित्यिक ब्रजभाषा, साहित्यिक अवधी या साहित्यिक राजस्थानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मतिराम की जो भाषा है वो है साहित्यिक ब्रजभाषा, ऑप्शन बी। ब्रजभाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्यिक ब्रजभाषा में है। खड़ी बोली की साहित्यिक भाषा बनने से पूर्व ब्रजभाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की भाषा रही है। मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग द्वयो भये सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किस कवि का है? ऑप्शन है भिखारी दास, ब्रजनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो ये जो कथन है, ये जो पंक्तियां हैं ये हैं ऑप्शन ए भिखारी दास जी की। भिखारी दास जी ने कहा था तुलसी और गंग दो भये सुकविन के सरदार, ऑप्शन ए। गंग भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। ये अकबर के दरबारी कवि, बीरबल के मित्र और रहीम के कृपा पात्र भी थे। भिखारी दास ने उपर्युक्त उक्ति इन्हीं के संदर्भ में कही है। भिखारी दास जो कि अवध क्षेत्र के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। भिखारी दास के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको देखेंगे। भिखारी दास जी ने लिखा है काव्य ग्रंथ रस। इनके जो काव्य ग्रंथ हैं उसका नाम है रस सारांश, शतरंज शतिका। ध्यान दीजिएगा, भिखारी दास जी के रचना का नाम है शतरंज शतिका। और अलंकार पंचाशिका किसने लिखा है? तो वो रचना है मतिराम की। यहाँ पे रस सारांश, शतरंज शतिका, छंदोड़ पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भिखारी दास जी की। ये आचार्य और कवि दोनों माने जाते हैं। इन्हें रीतिकाल का अंतिम आचार्य भी माना जाता है। इनका प्रसिद्ध कथन है आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये इनका प्रसिद्ध कथन है भिखारी दास जी का। अब हम देखेंगे रीतिमुक्त धारा के कवियों को और उनकी रचनाओं को, जिसमें पहला प्रश्न है कि घनानंद रीति काव्य की किस काव्य
किस काल के कवि हैं? घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? किस धारा के कवि हैं, ये होना चाहिए। ऑप्शन है रीतिबद्ध, रीत मुक्त, रीति सिद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद जी जो कि लक्षण ग्रंथों को ना लिख के इन्होंने स्वच्छंदता के साथ में अपनी रचना की थी, एकदम मुक्त होके किसी भी धारा में बंधे नहीं थे, इसलिए ये रीत मुक्त कवि कहलाए। तो घनानंद जी जो कि रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रीत परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती है। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। रीतिकाल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतिराम, देव, भिखारी दास, आचार्य कुलपत मिश्र आदि हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? फिर से वही प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है रीति मुक्त काव्यधारा के। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा और बिहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहारी। बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। रीति सिद्ध कवियों में ये सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं बिहारी जी। शेष घनानंद, बोधा और आलम ये तीनों कवि जो हैं रीति मुक्त परंपरा के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, सेनापति या आलम। तो इन चारों ऑप्शन में सेनापति जी हैं जो कि रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। इनकी रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा या केशवदास जी। तो केशवदास जी जो कि रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं और ये रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बना के कहा है? ऑप्शन है देव, बोधा, घनानंद, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घनानंद। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के कवि घनानंद के बारे में कहा है। शुक्ल जी के अन्य कथन हैं जो घनानंद से संबंधित हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी के घनानंद के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था
वैसा और किसी का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या घनानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, घनानंद। घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन रीतमुक्त कवि घनानंद से संबंधित है। घनानंद जी के विषय में शुक्ल जी के अन्य कथन हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवानानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। दूसरा ये बोलते हैं, एक और कथन है कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी। किसको? घनानंद जी को। घनानंद को लक्षण ग्रंथकार कवि नहीं माना जाता है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। इन्होंने अपनी कविताओं में इस शब्द का प्रयोग भरपूर किया है। घनानंद को वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी घनानंद जी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? ऑप्शन है घनानंद, चिंतामणि, सेनापति या मतीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, घनानंद जी लक्षण ग्रंथकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या आलम। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपने ऊपर पढ़ा था कि घनानंद जी की प्रेमिका थी जिनका नाम सुजान था, और सुजान शब्द का कई बार प्रयोग इन्होंने अपने रचनाओं में किया है। घनानंद जी ये वियोग श्रृंगार के मुक्तक कवि हैं। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन है बिहारी, भूषण, घनानंद या ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, घनानंद की कविताओं में सुजान शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, सर्वाधिक बार हुआ है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? ऑप्शन है घनानंद, रसलीन, पद्माकर या आलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद जी, ऑप्शन ए। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? आपको बताना है घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं। घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं। घनानंद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके नाम हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेल वल्ली तथा कृपाकांड, जिसको कृपाकंद भी कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं घनानंद जी से जुड़े हुए। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ये प्रेम की मस्ती विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। शुक्ल जी उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छाया काल में प्रकट हुए। ये शुक्ल जी की मान्यता है घनानंद जी के विषय में। कोकसार किसकी रचना है? आपने ऊपर पढ़ा भी है। कोकसार किसकी रचना है? ऑप्शन है घनानंद, बोधा, ठाकुर या आलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोकसार रचना है घनानंद की। सुजान सागर के लेखक कौन है? फिर से इस प्रश्न का वही उत्तर होगा सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद जी। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का क्या नाम है? ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आलम, द्विजदेव, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है,
अतिसूधो स्नेह को मार्ग है पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, यही पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है बिहारी, मीराबाई, रसखान या घनानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घनानंद, ऑप्शन डी। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि घनानंद हैं। घनानंद जो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि तथा मीर मुंशी थे। इश्क लता उनकी चर्चित कृति रही। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार विरह घनानंद के काव्य की पूंजी है। अगला प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ किस कवि की है आपको बताना है। ऑप्शन है ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या मतीराम। तो ये पंक्तियाँ हैं ऑप्शन ए ठाकुर की। ठाकुर जी ने कहा है कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृत चित्रण के लिए विख्यात है? इनमें से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जो अपने प्रकृत चित्रण के लिए विख्यात है? ऑप्शन है घनानंद, मतीराम, सेनापति या ग्वाल। तो सेनापति जी, ऑप्शन सी सेनापति, जो कि अपने प्रकृत चित्रण के लिए विख्यात हैं और इनकी रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर। आलंबन रूप में चित्रोपम प्रकृत चित्रण जो कि व्यंग रूप में वातावरण का भी संकेत करता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने किया है। इन्होंने इसका वर्णन अपनी कृत कवित्त रत्नाकर में किया है। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जह चितवन एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? आपको बताना है। ऑप्शन है रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं, अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जेह चितवन एक बार, ये पंक्तियां रसलीन के अंग दर्पण नामक ग्रंथ से ली हुई हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ सैयद गुलाम नबी, जिन्हें रसलीन के नाम से जाना जाता है, इनका जो वास्तविक नाम था वो था सैयद गुलाम नबी। रसलीन के ग्रंथ का नाम है अंग दर्पण और यह रचना नक्सिक वर्णन से संबंधित है। रसलीन इस कृति को ब्रजबानी सीखन रचो घोषित करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर डी माना है, जो कि सही नहीं है। तो ये जो पंक्तियाँ थी वो सैयद गुलाम नबी, जिनको रसलीन के नाम से हम रीतिकालीन कवियों में जानते हैं, उनका जो प्रमुख ग्रंथ है अंग दर्पण, उनसे वो पंक्तियाँ उद्धृत थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेनापति। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। इनकी रचना ब्रजभाषा में विक्रम संवत 1706 ईस्वी में हुई थी। अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम भी मानी है, पर वह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को एक ही ग्रंथ मानते हैं। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षट ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। ध्यान दीजिएगा, कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे यानी कि 5 अध्याय हैं और 394 छंद हैं। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है?
ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावन है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आपको बताना है ये किस कवि की हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावन है, ये काव्य पंक्तियां हैं और ये कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। ऑप्शन है घनानंद, आलम, ठाकुर या बोधा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोधा की ये पंक्तियां हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। उपर्युक्त काव्य पंक्ति रीतिकाल के स्वच्छंद धारा के कवि बोधा की है, जिनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन है। इनकी प्रेयसी का नाम सुभान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शनी युक्ति से की है। तो ध्यान दीजिएगा, घनानंद के बारे में भी रामचंद्र शुक्ल जी का कुछ ऐसा ही कथन है और बोधा के बारे में भी उनसे मिलता जुलता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों में क्या अंतर है, कभी कभी ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोधा को भी एक रसोन्मत्त कवि मानते हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना इन्होंने भी की है, उन्होंने भी की है। वो वियोग श्रृंगार के सबसे एक तरीके से वियोग श्रृंगार के वो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और प्रेम की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शनी युक्ति से की है बोधा जी ने। और देखिए, उनकी प्रेयसी का नाम सुजान था, इनकी प्रेयसी का नाम सुभान है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं इन दोनों की रचनाओं में। बोधा की रचनाएं, दो रचनाएं हैं, विरह वारिस और इश्कनामा। ध्यान दीजिएगा, बोधा की रचनाएं, दो रचनाएं हमें मिलती हैं, विरह वारिस और इश्कनामा। इश्क लता नाम से भी एक रचना है जो कि घनानंद जी की है, तो आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है बोधा का असली नाम क्या था? आपको बताना है बोधा का असली नाम क्या था। बुद्धिराम, बुद्धिसेन, सुबोध चंद्र या प्रबोध चंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन, ऑप्शन बी। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। वो पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। उनके दो ग्रंथ उपलब्ध हैं, बिरही सुभान दंपत्य विलास, जिसको हम इश्कनामा कहते हैं, और माधवानल काम कंदला, जिसको हम विरह वारिस के नाम से जानते हैं। तो ये दो रचनाएं हैं बोधा जी की। आपको बताना है सुजान चरित्र के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है घनानंद, बोधा, सूदन या मतिराम। तो सुजान चरित नामक एक ग्रंथ है, उसके रचयिता हैं कवि सूदन, ऑप्शन सी सूदन। रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम, जिनका सूरजमल के युद्धों का वर्णन मिलता है। सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का वर्णन मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, सुजान चरित एक वीर रस का काव्य है और ये वीर रस से संबंधित काव्य है और एक ऐतिहासिक काव्य भी है। इसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह की कहानी वर्णित है और ये रचना है मतलब कवि सूदन की। आप देखेंगे सुजान सागर जो रचना है वो घनानंद की है। सुजान विनोद नाम की एक रचना है जो कि देव की है, कवि देव की है, और सुजान चरित्र नाम से एक रचना है जो कि सूदन की है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीन रचनाएं हमें मिलती हैं और तीनों के नाम आपस में मिलते जुलते हैं। ये अंतर आपको ध्यान देके एग्जाम में बैठना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। ऑप्शन है मतिराम, सेनापति, बिहारी या वृंद। तो मतिराम सतसई भी हमें मिलती है। बिहारी जी की सतसई वो तो संसार में पूरे फेमस है। बिहारी जी की जो सतसई है, केवल इन्होंने 713 दोहे लिख के ही ये अपने हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। वृंद सतसई भी हमको मिलती है। केवल सेनापति जी ऐसे हैं जिनका केवल हमें एक ग्रंथ मिलता है और उसका नाम है कवित्र रत्नाकर। शेष तीनों
कवियों ने सतसई की रचना की है। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है, इनकी केवल एक ही कृत मिलती है, कवित्र रत्नाकर। मतीराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। ये रचनाएं हैं मतीराम जी की। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। वृंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें हैं बारहमासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई इत्यादि। बारहमासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है। भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं और इन्होंने सुख सागर तरंग नाम का ग्रंथ पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित किया था। ध्यान दीजिएगा, सुख सागर तरंग जो कि रचना है वृंद की। इस आधार पर इनका विक्रम संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध होता है।